गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो सभी का श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। पीछे क्लासें लगाई होगी आपने, तो जितनी भी क्लासें लगाई है शायद आपको समझ में आई है, नहीं आई है तो बोला हुआ है कि आप कमेंट के माध्यम से, किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्लासें, कोई ऐसी चीज़ जो पसंद ना आई हो, तो हम पढ़े, अपना सब्जेक्ट रहता है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। बात करेंगे कि बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट थर्ड। तो बीए पार्ट थर्ड में चल रहा था शीतयुद्ध का पाठ चल रहा था। तो हमने शीतयुद्ध की उत्पत्ति पढ़ी थी, शीतयुद्ध की प्रक्रिया क्या रही थी इस वर्ल्ड वार की, या फिर कहाँ तक ये फैला, इसमें कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, पूरे विश्व को क्या लगा, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि शीतयुद्ध के कारण क्या थे। जैसे कारण मैंने बताए थे ऐतिहासिक कारण कि बर्लिन से प्रारंभ होता है या फिर बोल्शेविक क्रांति वहाँ से प्रारंभ होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा जो सम्मेलन हुआ था उसकी अवहेलना करना। फिर 3 नंबर हमने कारण पढ़ा था सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण करना, कि सोवियत संघ जो महाशक्ति थी वो बाल्कन समझौते का अतिक्रमण करती है। इसके बाद 4 नंबर हमने पढ़ा था ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना, कि ईरान जो देश है वहाँ से सोवियत संघ ने अपनी सेना को नहीं हटाया था। इसके बाद हमने पढ़ा था यूनान में सोवियत संघ का क्षेत्र, कि यूनान जो क्षेत्र है वहाँ पे सोवियत संघ ने अपनी दाखिला, कहने का मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर सोवियत संघ का टर्की पर दबाव होना, कि टर्की देश पे दबाव बनाना। आगे वाली अणुबमों का आविष्कार होना, कि अणुबम बढ़ने के कारण क्या है शीतयुद्ध हुआ था। फिर आगे वाली हमने पढ़ी थी कि सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान चलाना, कि सोवियत संघ महाशक्ति द्वारा अमेरिका महाशक्ति के विरोध में प्रचार अभियान प्रारंभ किए गए थे। जैसे बात करें कि काली बेटे, सफेद बेटे, दानव, राक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। फिर बात करें कि बर्लिन की नाकेबंदी 1948 के बाद की गई थी। इस नाकेबंदी से भी शीतयुद्ध हुआ। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार-बार प्रयोग करना। तो महासभा की बात करें, सुरक्षा परिषद की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सोवियत संघ ने सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल कर रखा है, सर्वाधिक वीटो पावर करने वाला देश है। और जो भी अच्छा काम होता था या अमेरिका महाशक्ति द्वारा या उससे पहले से जुड़े जितने भी देश थे किसी कार्य को करने की कोशिश करते तो सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर लिया जाता। फिर शक्ति संघर्ष था कि आपस में शक्ति का प्रदर्शन करते थे। बात करें लास्ट था हित संघर्ष, कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते। फिर पूछ रहे कि शीतयुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव क्या है। तो शीतयुद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, कि जो शीतयुद्ध पनपा था, शीतयुद्ध बना, इस शीतयुद्ध से पूरे विश्व की जो राजनीति थी, पूरे विश्व की शासन प्रक्रिया थी, प्रशासन से संबंधित जो भी बातें थी, उन बातों के बारे में जाने तो क्या प्रभाव पड़ा था। विश्व का 2 गुटों में बंट जाना, पहला प्रभाव क्या पड़ा, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। कि विश्व की बात करें, इस पूरे वर्ल्ड की बात करें, जैसे पूरा वर्ल्ड है मानचित्र के तौर में यूं कहिए कि आपको समझाने की कोशिश करें इस मानचित्र के माध्यम से। तो इस पूरे विश्व की बात करें तो पूरा विश्व कितने गुटों में, 2 गुटों, कितने गुटों में, 2
या फिर जैसे 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीपों की बात करें तो ये 7 महाद्वीप यहाँ पे पड़ती है कौन सी, रूस बोल दो, वर्तमान उत्तराधिकारी है सोवियत संघ का तो सोवियत संघ महाशक्तियां वो यहाँ पे स्थित है। फिर यहाँ से संचालन कर रही थी अमेरिका, पूंजीवादी विचारधारा का, किसका, पूंजीवादी विचारधारा, ये देखो पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा, तो साम्यवादी विचारधारा को फैलाने तो पूरा विश्व है वो कितने गुटों में बट गया था, 2। कि कहने का मतलब सभी देश अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो किसी न किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं। जैसे बात करें कि यहाँ पे ईरान, इराक पड़ता है, ये अफ्रीकी देश हैं, तो ये अफ्रीकी देश या ये यूरोप, ये महाद्वीप देश, ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये किसी न किसी, जैसे पूर्वी यूरोप के देश किसके साथ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सोवियत संघ के साथ, पूर्वी यूरोप के देशों की बात करें तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि के साथ अमेरिका के साथ। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा द्वीपीय देश पड़ता है क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, वो आगे बढ़ेगा तो क्यूबा के मिसाइल संकट की बात करें है नहीं आपकी बुक में, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ के साथ हुआ था। इस आधार पे कितने गुटों में, 2 गुटों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी गुट भी कह सकते हैं और साम्यवादी गुट भी कह सकते हैं। तो 2 गुटों का हम नाम क्या ले सकते हैं, पूरा विश्व वर्ल्ड है वो इस शीत युद्ध के कारण 2 भागों में बट गया, एक पूंजीवादी गुट या फिर अमेरिकी खेमा, क्या कह सकते हैं, अमेरिकी खेमा। दूसरा साम्यवादी गुट या कह सकते हैं सोवियत खेमा। तो इस आधार पे ये क्या है कि देश अपनी रक्षा करने के लिए या ये भी क्या है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अनेक देशों को प्रलोभन देके किसी न किसी माध्यम से अपने साथ जोड़ना चाहते थे, जिस कारण पूरा विश्व कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। अंतक और अविश्वास के दायरे में विश्वास, 2 नंबर अंतक और अविश्वास का दायरा के दायरे में विश्वास क्या प्रभाव पड़ा कि पूरा वर्ल्ड, ये जो पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व आतंकित हो गया, डरने लग गया। आतंक का मतलब होता है डरना, कहने का मतलब कि वह महाशक्ति जो पूरे विश्व को डराती थी। अविश्वास, सभी का एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, डरने लगे कि कौन सी महाशक्ति कब किस पे हमला कर दे, ऐसा विश्वास रखने वाली 2 महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और बात करें साम्यवादी खेमा और पूंजीवादी खेमा या अमेरिकी संघ। तो आतंक और अविश्वास के दायरे में विश्वास पैदा करती थी दोनों महाशक्तियों की बात करें कि सोवियत संघ है, ये आतंक फैलाने का, आतंक का काम थी कि जब ये दोनों आमने सामने हथियारों का बढ़ावा देती थी, पूरे विश्व को अपने दिन, अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती थी, जिस कारण उनकी मिसाइलें कहीं ना कहीं तैनात रहती थी, जिससे पूरे विश्व को ये लगता था कि कभी भी युद्ध हो सकता है या युद्ध जैसी संभावनाएं बनी रहती थी। और आपको भी पता है जब युद्ध जैसी संभावनाएं बनती है तो वहां के निवासी या उस क्षेत्र के निवासियों को भय रहता है कि युद्ध हो गया तो कितना नुकसान होगा, और अविश्वास रहता था कि उन्हें पता नहीं कि विश्वास नहीं था दोनों महाशक्तियों पे, कभी भी किसी भी क्षेत्र में क्या हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, युद्ध हो सकता है। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों की सोच ये थी कि हम किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी विचारधारा के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने खेमे में सम्मिलित करना, कि चाहे हमें डरा के करना पड़े, चाहे आर्थिक तौर पे करना पड़े, किसी ना किसी माध्यम से उसे अपने खेमे में शामिल करना है। और अविश्वास कि ये दोनों महाशक्तियां विश्वास नहीं करती थी इस बात को लेकर, इसलिए अंतक और अविश्वास का दायरा है उसमें विश्वास का काम करती थी कौन, महाशक्तियां।
बात करें तो कितनी युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा भाई? पहला, विश्व का दो गुटों में विभाजित, पूरा विश्व बड़े बड़े दो भागों में बंट गया, सोवियत संघ और अमेरिकी संघ या अमेरिकी खेमा सोवियत खेमे। बात करें आगे वाली 3 नंबर आपसे पूछ ले तो 3 नंबर कहोगे कि आणविक युद्ध की संभावना का भय। 3 नंबर हम पढ़ेंगे कि आणविक युद्ध की संभावना का भय। अब देखो आणविक युद्ध की संभावना का भय, हमने पढ़ा था कि अणु बमों का आविष्कार हो गया था। किसका आविष्कार हो गया था? अणु बमों का आविष्कार। अणु बमों का आविष्कार, अणु बमों के आविष्कार की बात करें कि निर्माण होने की बात करें तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 कि अमेरिका ने 1945 को जापान के 2 शहरों में अणु बम गिराए थे, परमाणु बम गिराए थे। बात करें कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए थे, लिटिल बॉय और फेल्डमैन नाम दिया गया था उनको। तो इससे क्या है कि भयानक विनाश हुआ था। कुछ लोग जापान के ये भी कहते हैं, देखने वाले जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, 1945 के समय थे, वो कहते हैं कि ये इतना भयानक दृश्य था, जहाँ पे गिराया गया था वहाँ पे आज भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति नहीं होती है, और जिस व्यक्ति ने इसे देखा था वो तुरंत क्या हो गया था? अंधा हो गया था। तो इतनी भयानक थे। तो दोनों महाशक्तियां क्या करने लगी? अणु बमों का आविष्कार, तेजी से अणु बमों का हथियारों का बढ़ावा देने लगे, जिससे क्या है कि कभी भी अणु बमों या परमाणु बमों के माध्यम से युद्ध हो सकता है। ये पूरे विश्व को दरअस्ताने लग गया कि जिस प्रकार से इस तेज गति से दोनों महाशक्तियां अपने को सशस्त्र हथियारों की होड़ में लगा रखी है, यह होड़ मची हुई है आणविक हथियारों को लेकर। तो दोनों देशों में जो तनातनी चल रही है, उस तनातनी के माध्यम से कभी भी आणविक युद्ध के होने की संभावना है। ये डर रहता था पूरे विश्व को। अगर आणविक युद्ध हो गया, अगर अणु बम परमाणु बम कहीं पे गिराए जाने लगे, इनके इस्तेमाल से युद्ध होने लग गया, तो पूरी सृष्टि को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह चिंता स्थायी रहती थी। फिर 4 नंबर, सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। अब दोनों महाशक्तियां क्या करती थी? देखो कि अमेरिका और सोवियत संघ सैनिक संधियां करती थी ज्यादा से ज्यादा, कि अपने को और ज्यादा अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक संधियां स्थापित कर रही थी, कि अलग अलग जो मुख्य प्रमुख देश थे उनके साथ संधियां करके समझौते कर रही थी, और सैनिक गठबंधन का बाहुल्य, सैनिकों का गठबंधन कर रही थी, ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इसलिए शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ये सैनिक संधियां कर रहे थे, जैसे नाटो, सेंटो, वार्सा, इस जैसे समझौते करने पर आरंभ कि नाटो, सेंटो, वार्सा। कहने का मतलब कि पूर्वी राष्ट्र थे या फिर अमेरिकी संघ के साथ जो जुड़े थे, उन्होंने नाटो संगठन का निर्माण किया, कि
इसका अमेरिकी राष्ट्रों ने मिलकर कौन सी संधि की? नाटो। फिर इसका जवाब देने के लिए इधर वार्सा पेक्ट समझौता, सोवियत संघ जैसे देशों ने वार्सा पेक्ट या सेंटो नाटो का विरोध करने कि नाटो का अगर नाटो अपने ऊपर हमला कर, नाटो के नियम क्या थे कि अगर सोवियत संघ अपने ऊपर हमला करता है तो सभी देश क्या मानेंगे? अपने ऊपर हमला मानेंगे। क्या था इसका कि अगर सोवियत संघ पूंजीवादी खेलने पर, इस पे पूंजीवादी खेलने पर हमला करता है, पूंजीवादी खेलने पे हमला कर देता है, तो सभी राष्ट्र मिलकर 12 राष्ट्र संधि थे 1948 में बनी थी, तो 12 राष्ट्र क्या मानेंगे? अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस सोवियत संघ के खिलाफ क्या करेंगे? सैनिक कार्यवाही करेंगे। तो इस हिसाब से क्या है, वैश्विक राजनीति की बात करें तो उस पर यह प्रभाव पड़ा कि सैनिक संधियां होने लग गई अपनी ताकत को बढ़ाने के। उसका जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने क्या किया? सेंटो का समझौता किया, सेंटो संधि का समझौता किया। इसका यह प्रावधान था कि अगर नाटो हमला करती है तो नाटो की जवाबी कार्रवाई देने के लिए यह संधि की गई थी। वार्सा पेक्ट 1955 में किया गया था। इस प्रकार से समझौते होने लग गए थे जो पूरे विश्व में ऐसी संधियां स्थापित करके वो पूरे विश्व पे अपना अधिकार एकत्रित करना चाहते थे। फिर पूछ ले आगे वाली कि 5 नंबर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण। कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण या यांत्रिकरण। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दोनों महाशक्तियों की बात करें कि अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें तो दोनों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण कैसे कर दिया? देखो कि ये पूरे विश्व में हथियारों की होड़ थी, तो हथियारों का आविष्कार हो गया। हथियारों का आविष्कार कि नवीन हथियारों का आविष्कार शीत युद्ध के दौरान हुआ था, तो नए नए हथियार आए, तो क्या हो गया कि आधुनिक। इसके अलावा देखो कि इन दोनों महाशक्तियों को लेकर ये एक दूसरे की क्या करते थे? जासूसी। कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी करने का काम करते थे, तो जासूसी उपकरणों के माध्यम से होने लगे, या फिर बात करें कि एक देश से दूसरे देश पे ये उपकरणों के माध्यम से, किसके माध्यम से? उपकरणों के माध्यम से जासूसी करने का, या फिर अगर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसको रोकने के लिए नए उपकरण बनाने का काम प्रारंभ कर दिया, तो हम मान सकते हैं। या फिर कि शासन की बात हो कि प्रशासन कैसे करना है, प्रशासन के नियम, प्रशासन से संबंधित नई नई जानकारियां प्रारंभ होने लग गई, तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण विश्व है वो क्या हो गया? यांत्रिकरण हो गया मशीनों से। इससे भाई ज्यादा से ज्यादा कार्य है वो शीत युद्ध के दौरान मशीनी जो कंपनियां हैं या मशीनों के माध्यम से होने लग गई। इसके बाद 6 नंबर आपसे पूछ रहे कि 6 नंबर क्या है? तो 6 नंबर बताओगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरे वर्ल्ड की राजनीति इसके माध्यम से प्रारंभ अमेरिका और सोवियत संघ के माध्यम से, दो फिल्मों के माध्यम से चल रही थी। अब देखो
सैनिक संधियों का महत्व कि पूरा विश्व अब क्या करने लग गया, सैनिक संधियां, छोटे छोटे देश है वो भी मिलकर सैनिक समझौते करने लग गए और सैनिक संधियों का महत्व होने के कारण सैनिकों पर जो सेना थी, उनकी आर्मी थी, उन सैनिकों पर क्या करने लग गए थे, खर्च अधिक करने लग गए कि आधुनिक सेना का इस्तेमाल होने लग गया। किसका? आधुनिक की। उन पे खर्चीली प्रणाली प्रारंभ कर दी, साजो श्रृंगार। इसके अलावा बात करें कि हथियार, आधुनिक हथियार और आर्थिक आय इनमें वृद्धि कर दी गई। कहने का मतलब कि जो आर्मी पहले उनके पास हथियार कम थे, आधुनिक हथियार नहीं थे, या बात करें कि आधुनिक हथियार नहीं थे, उनको आधुनिक हथियार दिए गए, उनको नवीन नवीन पोशाकें दी गई और उन पे जो खर्च होने वाली जो थे, जैसे कहने का मतलब कि एक सेना के लिए जितना सामान चाहिए वो ला के दिया गया और उनकी आय में भी क्या की गई, वृद्धि की गई। तो इस हिसाब से देखें तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिकों का महत्व बढ़ा, सैनिक संधियां ज्यादा हुई और सैनिकों के लिए आधुनिक सेना का इस्तेमाल होने लग गया, खर्च भी ज्यादा करने लग गए, साजो श्रृंगार, आधुनिक हथियार जैसे, या फिर आर्थिक आय में वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के दौरान जो व्यय था, उस व्यय से बचने के लिए सभी देशों ने अपने अपने तरीके के माध्यम से किसी न किसी रूप से अपनी सेना को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया और अपनी सेना को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। तो कितने हो गए? 6। 7 नंबर पूछ लिया आपसे कि 7 नंबर प्रभाव क्या पड़ा? संयुक्त राष्ट्र को पंगु करना। किसको पंगु करना? संयुक्त राष्ट्र को पंगु करना। जैसे लकवा मारना, क्या कह सकते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को लकवा मार जाता है ना, तो उसी प्रकार लकवा जैसा किसे बनाना? संयुक्त राष्ट्र को की महत्वहीन बनाना। क्या बनाना? महत्वहीन। कि इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई महत्व नहीं है, बल्कि जो महत्व है वो पूंजीवादी और साम्यवादी। किसका? पूंजीवादी और साम्यवादी। बात करें कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ बना था, इससे पहले एक राष्ट्र संघ बना था, राष्ट्र संघ। इस राष्ट्र संघ में ये असफल हो गया था। तो असफल होने का कारण था कि इन देशों ने आर्थिक मदद देना जो थी वो नहीं दी गई, इनके जो नियम थे वो नहीं माने थे। वही कार्य क्या प्रारंभ हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विफल करना, कि इसको असफल बनाना। दोनों महाशक्तियों की सोच हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये होता है कि इसमें आर्थिक आय दी जाती है। आर्थिक आय है वो जनसंख्या के आधार पे, विकसित देश के आधार पे, या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, कि जिस देश का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो आर्थिक आय देगा, तो विकसित होगा देश वो आर्थिक आय ज्यादा देगा। जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी, उस समय सोवियत संघ बड़ा देश था, जनसंख्या भी ठीक थी और विकसित देश था। अमेरिका जैसे विकसित देश थे, इन्होंने जो इनकी आय थी, आर्थिक आय संयुक्त राष्ट्र संघ को डोनेट करने की देनी थी, वो धीरे धीरे कम कर दी, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कमजोर पड़ने लग गया। तो ये इस प्रकार से करने की कोशिश की गई। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने जो आर्थिक आय सबसे ज्यादा देता है, अमेरिका 17% देता है, उस 17% में कटौती कर दी। कटौती करने के कारण सोवियत संघ ने भी आर्थिक आय में कटौती कर दी, वर्तमान में 12% देता है। तो इस कटौती के
हथियारों को उपलब्ध करवाने के लिए आए नहीं रहे। इसके अलावा सोवियत संघ ने बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो वीटो पावर का इस्तेमाल करने के कारण भी क्या हो गया, ये लाचार हो गया और सैनिक मदद देने के लिए इन्होंने मना कर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे जारी रखा और आज संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका। सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना, क्या लग जाना, सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। क्या कह रहा है कि जो सुरक्षा परिषद में कितने 5 स्थायी देश होते हैं, कितने 5 स्थायी देश। इसका काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित करना, लेकिन इन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुरक्षित करने की कोई काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल हुआ था शीत युद्ध के दौरान वीटो पावर का, कि सभी देशों ने अपनी जो विशेषाधिकार की शक्ति मिली है उसका इस्तेमाल किया, जिस कारण सुरक्षा परिषद वो कार्य नहीं कर पाई। इसके अलावा जो बाकी स्थायी सदस्य थे उन्होंने किसी भी प्रकार की सुरक्षा परिषद की मदद नहीं की और जिस कारण सुरक्षा परिषद वो लाचार हो गई। फिर 9 नंबर मानवीय कार्यों की कल्याण की योजनाएं की उपेक्षा, कि मनुष्य के विकास के लिए जो योजनाएं लागू करनी थी कि ताकि मनुष्य का विकास हो सके, उस विकास को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं लागू करनी थी उन योजनाओं की उपेक्षा की गई। कहने का मतलब है कि शीत युद्ध के दौरान बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर नहीं किया गया। निर्धनता जो गरीबी उन्मूलन उसको दूर नहीं किया गया। शिक्षा व्यवस्था, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब इन्होंने अपने ही तरक्की में लगे रहे, अपने को ज्यादा शक्तिशाली बनाने में लगे रहे। बेरोजगारी, निर्धनता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो मनुष्य के आगे विकास करने में सहायक होती है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़े शीत युद्ध के, तो बताओगे कि शीत युद्ध का पहला प्रभाव पड़ा था विश्व का 2 गुटों में बंट जाना। विश्व कितने गुटों में बंट गया था? 2 भागों में बंट गया। अंतक दूसरा है, अंतक और अविश्वास के दायरे में विस्तार के अंतक और अविश्वास का प्रभाव ज्यादा बढ़ा, लोग करने लग गए और अविश्वास करने लग गए। तीसरा आणविक युद्ध की संभावना का तय, कि आणविक परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ी। 4 नंबर सैनिक संधियां और सैनिक गठबंधनों का बहुमत, कि जो सैनिक संधियां हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। नाटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसे समझौतों पे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण, की आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल होने लग गया। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तरीके से जासूसी का कार्य प्रारंभ हो गया। 6 नंबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण, की अपने अपनी सेनाओं को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा बात करें साजो सम्मान है, साजो श्रृंगार, या फिर बात करें आधुनिक हथियारों या उनके आर्थिक आय में वृद्धि की। फिर संयुक्त राष्ट्र को प्रमुख करना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन बना है उस पर ज्यादा मदद नहीं करना उसकी, या उसकी आर्थिक आय में कटौती करना। सुरक्षा परिषद को लकवा, की सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करने के कारण वो लाचार हो गई, किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाई। और मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की अपेक्षा, मनुष्य की भलाई के लिए जो काम करने चाहिए उनकी क्या की गई, उपेक्षा की गई। बेरोजगारी जैसे जो स्वास्थ्य जैसे जो संकट थे उन पर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। तो ये अपना शीत युद्ध है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन इसमें छोटी सी है, लड़का तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ। क्यूबा संकट है वो 1962 में उत्पन्न हुआ था। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के नजदीक लगता है। किस महाद्वीप के?
अमेरिका महाद्वीप के, क्यूबा एक छोटा सा देश है, वो अमेरिका महाद्वीप के नजदीक लगता है। 1962 में हुआ था, लेकिन इस क्यूबा का जुड़ाव बोल सकते हैं सोवियत संघ के साथ। किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। इसके अलावा क्यूबा का राष्ट्रपति था फिदेल कास्ट्रो। कौन था? फिदेल कास्ट्रो। तो सोवियत संघ ने 1962 में इस क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। मिसाइलें तैनात होने के कारण अमेरिका ज्यादा नजदीक निशाने पे आ गया, कभी भी हमला किया जा सकता है। तो अमेरिका ने विरोध किया यहाँ पे मिसाइलें हटाने का, लेकिन इसने मिसाइलें नहीं हटाई। तो अमेरिका ने क्यूबा की घेरेबंदी करके चारों तरफ से इसको सोवियत संघ से मिलने वाली आर्थिक आय पे रोक लगवा दी। आर्थिक आय जब बंद हुई, इसकी कहने का मतलब इसको जो फायदा मिलता था सोवियत संघ से वो मिलना बंद हुआ। फिदेल कास्ट्रो को ये लगा कि धक्का पलट होने वाला है और इसको राष्ट्रपति से पद से हटा दिया गया अमेरिका के द्वारा। बाद में यहाँ से सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा ली थी उसके बाद में। तो फिर अब इसका राउल कास्ट्रो इसका भाई है, वो राउल कास्ट्रो यहाँ का क्या है? राष्ट्रपति है। तो ये क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था, इस क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को क्लासें पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ, और आप अपने क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।